चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, फिफ्थ चैप्टर है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, है ना। तो यहाँ पर हम क्या चीजें देख रहे हैं कि कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह है वो कैसे एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं, किस रीजन से जा रहे हैं, ये चीज हमको यहाँ पे देखना है ना। एक सेकंड रुको बेटा। हेलो, हाँ बेटा। वो बेटा आज का नया है ना, ग्रुप में देखो, लिंक पे टच करो, मैं अभी और एक भेज दे रहा हूँ। अगर किसी को पासवर्ड वाली अगर दिक्कत होती है ना बेटा, तो पासवर्ड वो नहीं करना है, सिर्फ लिंक पर टच कर देना है ना। लिंक से टच कर दोगे तो भी जनरल इधर ऐड हो जाओगे बिना पासवर्ड के। ये एक बच्ची को साइन करने दो। अच्छा, एक और चीज थी, जब तक मैंने कल कुछ नोट्स सेंड करे थे ग्रुप में, है ना, उसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। तो वो कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं हमको कि किसने किसके डिस्कवरी करी थी, और थोड़ा सा शायद उसमें मेंडल की हिस्ट्री थी उसमें, है ना। मेंडल की हिस्ट्री थी, और दूसरी चीज हमने कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम भेजे थे जिसके अंदर में उनमें कितने गुणसूत्र पाए जा रहे थे, कितने क्रोमोसोम थे, उसके नंबर थे ना। तो अभी मैं वो बता दूंगा कि कौन से वाले याद रखना है ना। वैसे नोट पूरे कर लेना, लेकिन याद कुछ रखना है उसमें से, है ना, जो जरूरी है ना। ठीक है, क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, हम जेनेटिक्स बोल रहे थे। तो जो जेनेटिक्स वर्ड था, जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले जो बैटसन थे उन्होंने 1960 में, है ना, 1960 में यूज किया था। और जेनेटिक्स का मीनिंग्स ये हो रहा था कि यहाँ पर जो भी हेरिडिटरी फैक्टर है, उन फैक्टरों के आधार पे यहाँ मतलब कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहा है, वो चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे, है ना। दूसरी चीज, अलग अलग टाइप की हमने जेनेटिक्स हो रही थी। तो सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं यहाँ पे, ये ग्रेगर जॉन मेंडल का लेते हैं ना। बेटा म्यूट भी करके रखो ना, ये किसी ने म्यूट नहीं किया, छाया। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स कैसे एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जा रहे हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू किया था। तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन है, बेटसन है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के टीएच मॉर्गन है ना। मॉडर्न जेनेटिक्स, तो मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर जो भी अभी मतलब जब मेंडल थे, तो मेंडल के टाइम में जो जेनेटिक्स थी, उस टाइम में यहाँ पे कोई क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कोई अर्धसूत्रीय विभाजन की खोज नहीं हुई थी, कोई जीनों की खोज नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम में। बस इनने कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से दे दिए थे अपने एक्सपेरिमेंटों के आधार पे, है ना। लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें क्या हुई थी, सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, उसमें न्यूक्लियस की भी खोज हो गई थी, उसके अंदर में क्रोमोसोम भी खोज लिए थे, अर्धसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन, क्रॉसिंग ओवर, क्या जीन्स है, कैसे वो इफेक्ट करते हैं, कैसे वो किसी चीज को कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजों की यहाँ पर खोज हो चुकी थी। तब इनने यहाँ पे मॉडर्न जेनेटिक्स वो करी थी। और एक्सपेरिमेंटल में जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पुराने लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिए थे, टीएच मॉर्गन ने उन कॉन्सेप्टों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, वर्क किए थे, और उसको फिर प्रूफ किया था। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे अनुवांशिकता की। तो अनुवांशिकता का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, या एक पर्सन से मतलब एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या जाना, क्या कहला रहा था यहाँ पे, अनुवांशिकता कहला रहा था, है ना, हेरिडिटरी। फिर यहाँ पर अगर हम ये मेंडल की अगर बात करें, तो कल मैंने एक छोटा सा एक आर्टिकल सेंड किया था, है ना। उसमें क्या चीज था वहां पे, मेंडल का थोड़ा सा उसका लाइफ का इंट्रोडक्शन था, है ना। तो क्या चीज हुई थी यहाँ पे, कुछ चीजें थोड़ी सी और ऐड कर लो, है ना, ये भी हमको याद रखनी है कि जो मेंडल का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे 1822 में हुआ था, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1884 में, है ना, 1884 में उनकी डेथ हुई थी, है ना। और ये सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। दूसरी चीज ये, इनका जो बर्थ हुआ था, बर्थ कहाँ पर हुआ था इनका, जो सिलिसियान, है ना, सिलिसियान था, वहां पर हुआ था। और कहां पर, उसमें भी भ्रूण में हुआ था। तो मेन हमको याद रखना कि जो इनका जो बर्थ हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, भ्रूण में हुआ था, है ना, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण में हुआ था।
उसके बाद में ये भ्रूण कहाँ पर है ये भी याद रखना है, तो ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है, उस ऑस्ट्रिया में हुआ था। उसके बाद में इनने क्या किया था यहाँ पे 1856 में, यही फर्स्ट पर्सन ऐसे थे जिनने हेरिडिटरी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट किए थे, और इनने गार्डन पी के ऊपर 1856 में एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, ब्रीडिंग करवाई थी, क्रॉस करवाया था, और फिर देखा था कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे आ रही है ना। फिर इनने क्या किया यहाँ पर ये 1856 से 1864 तक एक्सपेरिमेंट करते रहे थे। और यहाँ पर क्योंकि ये ही फर्स्ट, यहाँ पर एक और जनरल सी चीज आती है जो हम बार बार बता रहे थे कि मेंडल ही ऐसे पर्सन थे जिनने बायो के अंदर में फुल टू मैथमेटिक्स का यूज किया था, मैथ्स का यूज किया था, जो भी स्टैटिक्स थी उसका यूज किया था, तो वो मेंडल थे, है ना। दूसरी चीज इनने यहाँ पे क्या किया था, 1964 तक एक्सपेरिमेंट किए थे, और ये 1864 तक 1864 तक एक्सपेरिमेंट किए थे, और यहाँ पे ये 1865 में इनने क्या किया था अपना, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो इनने पब्लिश किए थे। तो वो बुक कौन सी थी यहाँ पे, ब्रून की नेचुरल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, है ना, इसके अंदर में इनने पब्लिश किए थे अपने जो भी एक्सपेरिमेंट हुए थे उसको, है ना। और लास्ट चीज क्या आती है कि यहाँ पर ये 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। अब इनने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्यों फेल रहे थे, या मतलब फेल नहीं बोलना चाहिए, क्यों लोगों को पता नहीं चले थे, क्योंकि उस टाइम में जो डार्विन थे, डार्विन ने यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी चल रही थी, है ना, और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान चल रहा था, अर्थ के ऊपर ध्यान, मतलब अर्थ को के ओरिजिन को लेके था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसी हुई है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है या सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये वाले कॉन्सेप्ट उस टाइम में बहुत ज्यादा चल रहे थे, इसीलिए। दूसरी चीज इनने जो ये पब्लिकेशन किया था यहाँ पे 1865 में, ये कब कहाँ पे किया था, एक लोकल मैगजीन में किया था, इसीलिए कोई ज्यादा इनको वहां पे प्राथमिकता नहीं मिली, या इनके एक्सपेरिमेंटों के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे वेरिएशन, वेरिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, हेरिडिटरी में वेरिएशन बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कैसे, है ना। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी हेरिडिटरी हो रही है, अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लैंगिक प्रजनन की बात कर रहे थे, अलैंगिक प्रजनन की बात नहीं कर रहे थे। तो लैंगिक प्रजनन में क्या हो रहा था, यहाँ पर एक मेल था और एक क्या है, फीमेल है, फिर इनसे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैमिट्स बन रहे हैं, और इन गैमिट्स का क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन से फिर क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बाद में क्या चीज बन रही है, यहाँ पे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ, आधे कैरेक्टर मेल से आए और आधे कैरेक्टर फीमेल से आए, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो न्यू जो यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, इस ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, इसके अंदर में हमको कोई ना कोई वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, कोई ना कोई नए कैरेक्टर्स देखने को मिल जा रहा है। तो जब किसी जीव के अंदर में हमको नए लक्षण देखने को मिलते हैं उसके पूर्वज की अपेक्षा, तो वो क्या कहलाती है यहाँ पे, विभिन्नता। फिर विभिन्नता क्या हो रही थी, अलग अलग प्रकार की हो रही थी। तो यहाँ पे नेचर ऑफ इफेक्टेड सेल, मतलब जो कोशिका है, कोशिका प्रभावित कोशिका के आधार पे, है ना। तो प्रभावित कोशिका, तो हमारे बॉडी में क्या होती है, दो टाइप की सेल होती है। फर्स्ट होती है सोमेटिक सेल, कायिक कोशिका है, दूसरी होती है यहाँ पे जर्मिनल सेल। तो जर्मिनल सेल क्या है, जनन कोशिका है। तो जो सोमेटिक वेरिएशन है ना, कायिक विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता क्या होती है, सिर्फ कायिक कोशिकाओं में उत्पन्न होती है, ये एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में नहीं जाती है। कैसे उत्पन्न होती है, तो कैसे उत्पन्न होती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सराउंडिंग फूड मटेरियल हो गया, कोई दूसरी चीजें जैसे यहाँ फूड मटेरियल हो गया, उसका हैबिटुअल, उसका आवास हो गया, पानी हो गया, सुटेबल कंडीशंस हो गई, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स के ऊपर में इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण में उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले यहाँ पे, तो नॉर्मल टाइम में जैसे हम एक कोई सेल है, ये यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर में अच्छे से ग्रोथ कर रही थी, इसको हमने क्या किया, या ये वाला धूप वाला,
हम नॉर्मल कुछ टाइम में जाके क्या हो गए, यहाँ पे सनलाइट में जाके खड़े हो गए, तो कुछ टाइम बाद हमारी स्किन का कलर कैसे हो जाना है, डल हो जाना है। और जब कलर यहाँ पे डल हो जाना है तो किसमें चेंज हुआ है, सिर्फ सोमेटिक सेल्स में चेंज हुआ है, जो हमारी स्किन है उसमें बस चेंज हुआ है, हमारी जो जर्मिनल सेल है उसमें यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है ना। तो ये जो है वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली कैसे हो जाना है, वापस जैसे कि वैसे भी आ जाना है सोमेटिक सेल्स, या तो फिर ये होना है कि वो वैसे परमानेंट रहेगा, लेकिन वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन, मतलब एक जनरेशन से यहाँ पे सेकंड जनरेशन में नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे हम धूप में काले हुए थे तो हमारी जो संतानें आ रही है वो काली नहीं हो रही, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टरों ने ये इफेक्ट किया था, लेकिन किस पे किया था, सिर्फ सोमेटिक सेल के ऊपर में किया था, कायिक कोशिकाओं पे किया था। तो ये जो विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, जो पर्सन रहता है उसी के अंदर में रहती है। ठीक है, फिर इसी में अगला फैक्टर जो आता है वो क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, है ना। हम जिस ऑर्गन का जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होते जाता है, और जो यूज में नहीं आता है यहाँ पे वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त होने लगता है। ठीक है, अगली चीज कॉन्शियस कंडीशन। कॉन्शियस कंडीशन मतलब हमको किसी चीज का कोई कैरेक्टर पता है तो उस कैरेक्टर को हम और ज्यादा डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, बाकी जो पर्सन है उसकी स्पीसीज के, उस जाति के जो बाकी जो दूसरे जीव है उनसे डिफरेंट हो जाता है ना। तो कैसे हो रहा है, जैसे मान लो डॉगी है ना, उसको हम कुछ हैबिट्स सिखा दे रहे हैं, उसको हमको पता है कि वो कोई चीजें सीख सकता है, तो हमने क्या किया, उसको कुछ हैबिट सिखा दी, तो उसकी जो स्पीसीज के अदर जो डॉग है उससे वो चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियस जो कंडीशन है या इफेक्ट्स रहते हैं उसको भी पता करके हम किसी जीव के अंदर में विभिन्नताएं उत्पन्न करा सकते हैं। लेकिन वो जो विभिन्नता, जैसे अगर यहाँ पे एक कोई डॉग है, इस डॉग के अंदर में हमने उसको कोई एबिलिटी सिखा दी कि कोई बॉल वगैरह को लाना है, ले जाना है, ऐसी कोई चीजें सिखा दी, लेकिन जब इसकी अगली अगली जो जनरेशन आ रही है ना, मान लो ये क्या था यहाँ पे F1 था, अगली क्या है यहाँ पे इसकी F2 जनरेशन, तो उसके जो बेबी उसके अंदर में ये कैपेसिटी नहीं है, ये वो नहीं सीखे हुए, तो ये कहाँ पर था, इसी डॉग के अंदर में था, मतलब उसके में क्या चीज हुई है, कायिक विभिन्नता है ये, जो अगली पीढ़ी में नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे जर्मिनल वेरिएशन, है ना, जननिक विभिन्नता है ना, या जनन विभिन्नता है। तो इसमें क्या चीज हो रही है, हमने अब ये जो विभिन्नता है, सिंपल सा एक ही वर्ड याद रखो, कायिक विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है, और जो जनन कोशिकाएं रहती है, मतलब विभिन्नता रहती है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। अरे एक चीज और याद रखो ना, मैं तुम लोगों को बोला है कि मेरी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा रोक दिया करो, मेरे को ऐसा लगा कि मैं अभी शायद ज्यादा तेज बोल रहा था। बोल देना है ना। यस सर। सर अभी होने लगे थे। हाँ अभी बहुत तेज हो गया था, ऐसा मेरे को भी फील हुआ। ठीक है, जर्मिनल वेरिएशन है ना, जर्मिनल वेरिएशन में क्या हो रहा है, जो हमारी जर्मिनल सेल है, तो जर्मिनल सेल में क्या हो रही थी, एक ओरी में हो रही थी और टेस्टिस में हो रही थी, वहां की जो ओरी में क्या हो रही थी, ऊगोनिया थी, और टेस्टिस में क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया थी। तो एक से क्या बन रहा था, यहाँ पे स्पर्म बन रहा था, और एक से क्या बन रहा था, यहाँ पे एग बन रहा था। ठीक है, अब क्या हुई, इसके अंदर में जब ये फॉर्म हो रहा था, या यहाँ पे जब ये oocyte से एक बन रहा था, द्वितीयक इसमें प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, समसूत्री विभाजन हो रहा था, उस समय में अगर कोई चेंजेस आ गए तो इसमें क्या होना है, यहाँ पे कोई नए कैरेक्टर्स आ जाना है। जैसे हमने कल अभी परसों हमने शॉर्ट में बताया था अनुवांशिक बीमारियों में कि गुणसूत्रों की संख्या चेंज हो जाती है, उनका गुणसूत्र का कोई खंड चेंज हो जाता है, कोई पार्टिकल्स की एक्सचेंज हो जाता है, कोई 2 बार कॉपी हो जाता है, तो ऐसी कोई चीज आती है। तो ये वाली जो विभिन्नता है ये अभी कहाँ पर है, ये वाली जो सेल्स है ये F1 जनरेशन में है ना, इनका जब फर्टिलाइजेशन होना है और यहाँ पे नया मतलब जो डॉटर बननी है या जो यहाँ पे एम्ब्रियो बनना है, ये क्या है F2 है। तो ये यहाँ से जो वेरिएशंस आई थी वो कहाँ पे आ गई, सेकंड जनरेशन में आ गई। और ये वाला जो यहाँ पे पेरेंट्स फर्स्ट और पेरेंट्स सेकंड थे, इनके जो कैरेक्टर्स थे, इससे इसका कैरेक्टर्स क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंट हो गया, अलग अलग हमको यहाँ पे लक्षण देखने को मिले। तो ये चीज हो जाती है जब जनन कोशिकाओं में कोई विभिन्नता आती है तो। ठीक है, तो जर्मिनल जो यहाँ जननिक जो विभिन्नता रहती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है ना।
चलो अगला है डिग्री के आधार पे, है ना। तो उसमें क्या है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये जो वेरिएशंस आ रही है, जैसे हमने एक एग्जांपल बताया था कि ये एक फर्स्ट डे है और यहाँ से फिर ये 1000 डे हो गया, या तो फिर 1000 मतलब ईयर मान लो, है ना, ईयर मान लो इसको। 1 साल और 100 साल। तो जो कंटिन्यूअस रहती है उसमें क्या होती है, छोटी छोटी विभिन्नताएं यहाँ पे कलेक्ट होती रहती है उस पर्सन में, और यहाँ पर आके क्या हो जाती है, जैसे एक लंबे समय बाद एक बड़ी विभिन्नता हमको देखने को मिल जाती है। जैसे हम हमारा विकास देखें, हम खुद का ही विकास देखें, तो हम जैसे कल दिख रहे थे सेम वैसे ही हम कैसे दिख रहे हैं, आज भी हम दिख रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे 1 साल के थे और जब हम यहाँ पे 10 साल के थे, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फुल टू क्या हो गया था, डिफरेंट हो गया था। ये दोनों पर्सन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे, है ना, दोनों पर्सन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे थे। तो ये होती है कंटिन्यूअस विभिन्नता या सतत विभिन्नताएं, जो छोटी छोटी रहती है लेकिन जमा होके बहुत लंबे समय बाद या कुछ समय बाद एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति कर देती है। ठीक है, इसमें आती है सब्सटेंटिव और मैरिस्टिक। तो इसमें क्या हो रहा है, उसके सब्सटेंस में, मटेरियल में चेंजेस होने के कारण हो जाती है और नंबर्स में चेंजेस होने के कारण होती है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में क्या आता है, मेन तो जो डिसकंटिन्यूअस रहता है उसमें उत्परिवर्तन आता है ना। उत्परिवर्तन या इसी को क्या मतलब क्या बोलना चाहिए, असतत विभिन्नता है। तो असतत विभिन्नताओं में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर हमने देखा है क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में अचानक से कोई चेंजेस हो गए, या जब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहा था तो इसमें कोई जीन उत्परिवर्तन हो गया। जैसे इसके अंदर में क्रोमेटिड्स है और उसके ऊपर में क्या रहते हैं, ऐसे जीन प्रेजेंट रहते हैं। इन जीनों में अगर कोई परिवर्तन आ गया तो हमको अचानक से कोई विभिन्नता देखने को मिल रही है, अचानक से हमको कोई नया लक्षण देखने को मिल रहा है। तो ये चीज क्या कहलाता है, यहाँ पे उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये जो विभिन्नताएं रहती है अचानक से उत्पन्न होती है और बड़ी होती है, मतलब हमको क्लियरली समझ आएंगी कि ये क्या है, नया लक्षण आ गया किसी के अंदर में। ठीक है, फिर यहीं पर बारी आती है विभिन्नताओं के महत्व की। तो विभिन्नताओं के इंपॉर्टेंस में क्या है, उसके महत्व में क्या है, कि जैसे ये खासकर कंटिन्यूअस, ये क्या हो रही थी, फर्स्ट डे तो धीरे 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 यहाँ पे चेंजेस हो रहे थे और यहाँ पे 1000 ईयर बाद क्या हो गया था, एक नई स्पीसीज हमको देखने को मिल गई थी, एक न्यू स्पीसीज हमको देखने को मिल जा रही है ना। तो ये चीज होती है, जो भी जीवन संघर्ष होता है उसके लिए आवश्यक होती है। अब जीवन संघर्ष के लिए आवश्यक होती है, मतलब जैसे कोई एक डियर है, वो ज्यादा तेज दौड़ सकता, मतलब धीरे दौड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय मतलब हजारक साल हो गए और उसकी प्रजाति को क्या लगा कि ऐसे कि यार वो तो बहुत जल्दी उनको मार दे रहा है, कोई भी परभक्षी या शेर जैसे मार दे रहा है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आदतों को चेंज किया और तेज भागना चालू किया। तो जो ये 1000 साल बाद जो हिरन आ रहे हैं या जो डियर आ रहे हैं, ये क्या है, अब तेज भागने वाले हैं, किससे, शेर से भी ज्यादा तेज भागने वाले। तो ये आसानी से क्या हो रहा है, जीवित रह पा रहे हैं। तो जीवन संघर्ष के लिए भी क्या होती है, विभिन्नताएं आवश्यक होती है। अनुकूलन के लिए आवश्यक होती है। अनुकूलन के कारण भी क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। और जो कोई इन्वायरमेंट में हमको रहना है तो भी उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे जो भी संकरण है ना, हम नई जाति के लिए, जैसे हमने अभी क्या बोला कि यहाँ पे P1 है और एक P2 है, पेरेंट्स फर्स्ट है और पेरेंट्स सेकंड है। इन दोनों से क्या हुई है, कोई संतान आई है यहाँ पे, जैसे ऑफस्प्रिंग आया है यहाँ पे। तो ये जो ऑफस्प्रिंग आया है, ये इन दोनों से क्या रहना है, डिफरेंट रहना है। और इसके अंदर में हो सकता है कि ज्यादा कैपेसिटी हो बाहर के इन्वायरमेंट में सरवाइव करने की या जीवित रहने की। ठीक है, फिर असतत विभिन्नताओं, असतत विभिन्नताओं से क्या चीज हो रही थी कि हमको एक नया लक्षण क्लियरली पहचान में आता है। जैसे हमने अभी क्या बोला था कि भाई हम फर्स्ट डे भी वैसे दिख रहे थे, हम सेकंड डे भी वैसे दिख रहे थे, हम थर्ड डे भी वैसे दिख रहे थे, लेकिन हम 10 ईयर बाद डिफरेंट दिख रहे है ना। तो ये चीज होती है कि हम एक विभिन्नता है, अगर हम लंबा ड्यूरेशन देखें तो हमको सतत विभिन्नता में भी लंबे समय बाद एक हमको नए लक्षण देखने को मिलते हैं। और असतत विभिन्नता में अगर हमको पेरेंट्स के कैरेक्टर्स पता है, तो जैसे इनकी यहाँ संतान है, मान लो यहाँ पे इनके हाथ में क्या थी, 5 ही उंगली थी, लेकिन इस वाली संतान की हाथ में क्या होगी, यहाँ पे 7 उंगली होगी। तो एक नया कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। या सतत विभिन्नता में हमको आसानी से विभिन्नताओं की पहचान करने में मदद मिल जाती है और हम नया लक्षण आसानी से देख सकते हैं, है ना। अगली चीज आती है कि इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग, एक वर्ड आते हैं यहाँ पे। इन इन मतलब क्या हो रहा है, अंदर
अंदर आना। हाँ अंदर आना। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये अंतः प्रजनन है, अंतः प्रजनन, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे, बाह्य बाह्य प्रजनन। प्रजनन। तो जब इनब्रीडिंग करता है कोई भी जीव, है ना, मतलब सेम स्पीसीज सेम इसमें करता है, तो उसमें यहाँ पे हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं या कम वेरिएशन देखने को मिलते हैं। लेकिन जब वो आउटब्रीडिंग करता है, बाह्य प्रजनन करता है, तो उसमें हमको नए लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। माइक को म्यूट भी किया कर दो ना। चल, अगली चीज है क्लोन, ठीक है। क्लोन को ही क्या बोलते हैं, रैमिड बोल रहे थे, हमने बताया था यहाँ पे कि क्लोन को ही रैमिड बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली, फिजिकली, मॉर्फोलॉजिकली सारी चीजों में कैसे होता है, अपने पेरेंट्स से मैच करता हुआ रहता है, एकदम सेम रहता है, ठीक है। दूसरी चीज ऑफ स्प्रिंग, जो यहाँ पे लैंगिक प्रजनन से जो संतान उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, ऑफ स्प्रिंग कहलाती है। और इनमें नए कैरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं, और इसके अंदर में नए कैरेक्टर हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये थ्योरी है तो बेटा उतनी नहीं है काम की, इसीलिए इसको जनरली वो कर दो। मेंडल के एक्सपेरिमेंटों की बारी आती है, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंटों में क्या चीज हुई थी, उनने वहां पे मेंडल ने मटर के ऊपर किया था, इनने क्या किया था, मेन ये भी वर्ड याद रखना, इमस्कुलेशन ये यूज किया था, बैगिंग यूज किया था, कैपिंग यूज किया था, ठीक है। इमस्कुलेशन मतलब मीनिंग्स क्या हो रहा है, विपुंसन, इनने परागकोश को काट के अलग कर लिया था ताकि कोई दूसरा परागकण के उस पौधे के ऊपर में ना आ सके, पर परागन को रोक सके ये, और इनको जो परागन करवाना है वो ही करवाए, वो ही उस पौधे के अंदर में हो, इसीलिए इन्हें इमस्कुलेशन और इमस्कुलेशन में कैपिंग और बैगिंग का यूज किया था। रिजल्ट के लिए इन्हें क्या किया था, यहाँ पे पहले जैसे हम स्टैटिक्स में याद है हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक्स में हम पहले एक पेज पर हम सारे न्यूमेरिकल्स निकाल लेते हैं कि एक सिक्का है, जैसे एग्जांपल के लिए कि एक सिक्का है भाई, उसको 5 बार उछालेंगे तो कितनी बार चीत आ सकता है और कितनी बार पट आ सकता है, हेड टेल कितनी बार आ रहा है, तो उसको हमने पहले पेपर पे सारी काउंटिंग कर ली। और जब तक वो प्लांट ग्रोथ कर रहा था, है ना, तब तक ये सारा पेपर पे वर्क कर रहे थे, न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे थे। और जैसे ही उनको देखने को मिल रहा था नया प्लांट, उसको उन्होंने असीज किया, देखा कि उनके जो न्यूमेरिकल्स है उससे वो मैच कर रहा था। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बायो के अंदर में पूरी मैथ्स घुसेड़ दी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने बताया था कि इनके वर्कों का वापस से री इन्वेंट हुआ था, है ना, री इन्वेंट हुआ था, मतलब इसमें क्या चीज करी थी यहाँ पे, ह्यूगो डू व्रिज, है ना, ये ह्यूगो डू व्रिज कहाँ के थे, जर्मनी नहीं हॉलैंड के, और जर्मनी के कौन थे, कार्ल कॉरेंस थे, और ऑस्ट्रिया के कौन थे, एरिक वॉन सेरमॉक, है ना, एरिक वॉन सेरमॉक थे। और इनने 1900 ईस्वी में 1901 में इनने क्या किया था, मेंडल के जो वर्क थे उनको वापस से री इन्वेंट किया था। और इन्होंने क्या किया था, वापस से री इन्वेंट किया, और वो जो एक्सपेरिमेंट के पेज थे, मतलब जो रिकॉर्ड्स थे, उसको क्या किया था, ह्यूगो डू व्रिज ने, है ना, ह्यूगो डू व्रिज ने क्या किया था, एक फ्लोरा 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 करके एक मैगजीन थी, उसमें यहाँ पे उन्होंने उसको पब्लिश किए थे, फ्लोरा में, ठीक है ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे कि क्या रीजन थे मेंडल के सक्सेस होने के, तो ये था कि सबसे पहला तो ये था कि भाई उन्होंने एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर में ध्यान दिया। अगर वो लंबाई देख रहे थे तो उन्होंने लंबाई देखी, अगर उन्होंने फूल का कलर देखा तो कलर ही देखा, बीज का शेप देखा तो सिर्फ बीज का ही शेप देखा, बाकी सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया, टाइम में एक ही, है ना। दूसरी चीज ये थी कि उस टाइम उन्होंने जो चीजें बताई थी वो किसी के समझ ही नहीं आई कि क्या चीजें हैं, क्योंकि वो अपने टाइम से बहुत आगे चल रहे थे। मतलब कितना मेंडल ने किया था यहाँ 1886 से एक्सपेरिमेंट, नहीं 86 में तो उनकी डेथ हो गई थी, 56, 1856। हाँ 1856 से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना। तो ये अपने साल से कम, मतलब अपने टाइम से कम 50 साल आगे की बात कर रहे थे सारी, है ना। क्योंकि जो जीन हो गया, गुणसूत्र हो गया, इनकी खोज कब हुई, यहाँ पे 1900 ईस्वी के समथिंग में हुई है सारी,
है ना। तो ये अपने टाइम से 50-60 साल आगे की बातें कर रहे थे और वो चीज एकदम सही भी थी। तो उस टाइम में जो लोग थे वो लोग थोड़ा सा उसको मानने में भी गड़बड़ कर रहे। दूसरी चीज, मटर, मटर कैसा था, 1 वर्षीय पौधा था। 1 वर्षीय पौधा था मतलब वो क्या हो सकता था, यहाँ पे 3 से 4 महीने में उसमें हमको क्या नए फल फूल बीज हमको देखने को मिल जा रहे थे। तो इनने बहुत कम टाइम में बहुत सारी यहाँ पे मतलब बहुत सारी जनरेशन देख ली है ना। मतलब 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी ऐसे इनने यहाँ तक देख ली कि 4-5 पीढ़ी तक भी वो कोई कैरेक्टर कैसे जा रहा है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये रीजन थे इनके सक्सेस होने के और मटर के पौधे यूज करने के, है ना। सबसे मेन तो यही था कि उनने वो मैथमेटिक्स थे, है ना, तो आसानी से यहाँ पे वो कवर कर पाए। यहाँ पे ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, 7 कैरेक्टर है, 7 ये कैरेक्टर है उनके। यहाँ पे 14 हमको लक्षण देखने को मिलते हैं, है ना। बेटा म्यूट रखो ना। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कुछ वर्ड, बेटा ये वर्ड मैंने बताए हैं और मैं इनको अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन इनको बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है पूरी जेनेटिक्स को समझने के लिए। पूरा उधर। हाँ सुनाई आ रहा है बेटा, सुनाई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये श्रद्धा है ना। म्यूट कर लो ना बेटा, म्यूट कर लो, मम्मी डांट रही है उसको। इसलिए तो बोलता हूँ कि म्यूट करके रखा करो या घर वालों से दूर रहा करो। जब क्लास चलती है ना सब लोग घर वाले से ना दूर हो जाया करो। क्यों श्रद्धा, मम्मी डांट रही है क्या? म्यूट हो गई, अब म्यूट हो गई। कोई दिक्कत नहीं, चलता है, पर इसलिए बोला है कि घर वालों से ना दूर ही रहा करो क्लास वाले टाइम में। वो आ जाते हैं अचानक से कुछ बोल देते हैं। चलो, सबसे पहला वर्ड जी, पहले तो फैक्टर है ना। तो यहाँ पे पूछता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है तो फैक्टर वर्ड किसने दिया था, तो ये किसने दिया था यहाँ पे, मेंडल ने। और जीन वर्ड किसने दिया था, जोहानसन ने। ठीक है, दोनों वर्ड, लेकिन है चीजें क्या, दोनों सेम है। तो लेकिन मेंडल ने, उनको पता नहीं था कि कैसी क्या चीजें हैं, तो उनने बस ये बोल दिया कि भाई कोई चीज रहती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लक्षणों को ले जाती है, लक्षणों का निर्धारण करती है, और ये एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। इतनी चीज मेंडल ने इस फैक्टर के लिए बोल दी थी। जोहानसन ने वर्ड भी यूज किया था और उसको बताया भी था कि उसमें कैसा होता है ना। फिर अगली चीज आती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से पहले एलील देख लो। तो एलील के लिए अभी हमने बताया था 7 कैरेक्टर्स थे, तो अलग अलग वहां पर एलील होते हैं। और ये कैसे होते हैं, युग्म विकल्प होते हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर्स के लिए क्या रहते हैं, 2 एलील रहते हैं। एक कैसा रहता है, प्रभावी रहता है, और दूसरा कैसा रहता है, यहाँ पे अप्रभावी रहता है किसी भी कोशिका के अंदर में। तो कोई भी एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स प्रेजेंट रहते हैं। जब ये समान समान गैमेट रहते हैं, इसके अंदर में समान अनुवांशिक पदार्थ रहता है, तो ये क्या कहलाता है, होमोजाइगस कहलाता है, समयुग्मकी कहलाता है। और जब अलग अलग, ये भी कैसा है, समयुग्मकी है, लेकिन ये और ये कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, विषम युग्मकी हो गया। फिर यहाँ पे आता है मल्टीपल एलिलोमार्फ। तो मल्टीपल एलिलोमार्फ में जैसे क्या हमने ब्लड ग्रुप के लिए बोल रहे थे, IA भी एक जीन रहता है, IB भी रहता है, IA IB होता है, एक सिंगल I रहता है ना। इसको IO से डिनोट करते हैं। तो एक ही कैरेक्टर ब्लड ग्रुप को निर्धारित कर रहा है, लेकिन बहुत सारे एलील्स प्रेजेंट है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे मल्टीपल एलिलोमार्फ कहलाता है। और ये क्या है, नॉर्मल एलिलोमार्फ है, कि कोई चीज के लिए, कोई कैरेक्टर्स के लिए कुछ एलिल्स प्रेजेंट है ना। फिर हम यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण का मतलब ये होता है कि दो, मतलब एक विपरीत जोड़ी या किसी विपरीत, संकरण का मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी विपरीत जोड़ी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाना। ये क्रॉस करवाना क्या कहला रहा है, विपरीत जोड़ी के बीच में क्रॉस करवाना संकरण कहला रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन से जो यहाँ पे जो डॉटर आ रही है वो क्या कहलाती है, संकर या हाइब्रिड कहलाती है। जैसे हमने मक्का, हाइब्रिड टमाटर, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड गेहूं, हाइब्रिड गाय, हाइब्रिड भैंस, ऐसी चीजें सुनी। तो एक में क्या हो रही है कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, दूसरी जो है वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा दे रही है, मिल्क बहुत अच्छा दे रही है। दोनों ही कैरेक्टर वालों के बीच में हमने क्रॉस करा दिए। तो अब जो हमको मिली यहाँ पे एक हेल्दी, अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर वाली भी मिल गई और अच्छा प्रोडक्शन देने वाली भी संतान हमको मिल गई। लेकिन ये संतान क्या कहला रही है, हाइब्रिड कहला रही है, हाइब्रिड गाय कहलाएंगी, है ना। लेकिन ये जो प्रोसेस हुई है ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है।
ठीक है। अगली चीज जीन लोकस। तो जीन लोकस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ऐसा स्थान जहां पर जीन प्रेजेंट रहता है क्रोमोसोम के अंदर में, तो वो जिस स्थान पे प्रेजेंट है, ये जिस जगह पे वो जीन प्रेजेंट है, ये क्या कहला रहा है, जीन लोकस कहलाता है। इसको लोकेशन से याद रख लेना, जीन की लोकेशन। ठीक है। अगली चीज यहाँ पर एक और नई चीज ऐड कर दे रहे हैं आज, जंगली एलिल्स, मतलब वाइल्ड वाइल्ड एलिल्स, है ना। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, ये एलिल्स नॉर्मल एलिल्स पढ़े है ना। वाइल्ड एलिल्स का मीनिंग ये हो रहा है कि ये एलिल्स क्या हो रहा है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो जाते हैं और अपना इफेक्ट दिखा देते हैं, है ना। कहीं पर भी प्रेजेंट रहते हैं और कहीं पर भी अपना इफेक्ट दिखा देते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, जो जंगली एलिल्स रहते हैं उसी को म्यूटेंट एलिल भी बोलते हैं। म्यूटेंट एलील, ये नोट कर लो, ये नया जोड़ लो, म्यूटेंट एलील। मतलब ये क्या होता है, कहीं पर भी कभी भी अपना इफेक्ट उत्पन्न, मतलब अपना प्रभाव या अपना जो भी कैरेक्टर है उसको दिखा देते हैं, कहीं पर भी और कभी भी। ठीक है, नोट कर लो इसको। या इसी को क्या बोलते हैं, वाइल्ड वाइल्ड एलील। ठीक है, वाइल्ड या म्यूटेंट, अचानक से आ गए कहीं पर भी और अपना कैरेक्टर दिखा दिए, जैसे म्यूटेशन। ठीक है। अगली चीज है यहाँ पे P1 और P2, ये पेरेंट्स का, पेरेंट फर्स्ट और पेरेंट सेकंड का सिंबल रहता है। F1 फर्स्ट जनरेशन, F2 सेकंड जनरेशन, और यहाँ पे जो X रहता है, ये X किसके लिए है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए रहता है। मीन तो बेटा क्रॉस के लिए है, और जब हम विपरीत जोड़ी लक्षण, देखो अब इसका मीनिंग अलग अलग हो जा रहा है। दरअसल ये जो क्रॉस हम यूज कर रहे हैं, इसका अलग अलग जगह पे मीनिंग अलग अलग हो रहा है। सिंपल क्रॉस वो किया तो वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ क्रॉस है। ठीक है, ये क्रॉस है। ठीक है, अगर हमने समान लक्षण ले लिए, जैसे ये और इसके बीच में अब यहाँ पे ये क्रॉस लगाया है, तो ये स्वपरागन को डिनोट कर रहा है, स्वपरागन को दर्शा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये कैपिटल टी और ये क्या ले लिया, यहाँ पे एक स्मॉल टी ले लिया, मान लो ये, तो ये क्या हो गया, विपरीत लक्षण है। मतलब ये क्या हो रहा है, परपरागन को दर्शा रहा है। ठीक है बेटा, सिंपल सी चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा, 12th पे नहीं पूछेगा लेकिन नीट वालों को। ठीक है, सिंपल सी चीज है लेकिन पूछेगा। ठीक है, एक्स किसको डिनोट करता है जेनेटिक्स में, तो यहाँ पे नॉर्मल, अगर हम मेंडलिज्म की बात करेंगे तो क्रॉस को। ठीक है, मेंडल के लिए एक्स क्या है, क्रॉस है। ठीक है, अगर समान समान एलिल्स प्रेजेंट है तो ये स्वपरागन है। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हैं तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये तो ये क्या है, यहाँ पे जीनोटाइप है किसी प्लांट का। ठीक है, ये यहाँ पे जीनोटाइप है। ठीक है, लेकिन इनका क्या मेन कैरेक्टर क्या दिख रहा है, ये भी कैसा है, यहाँ पे लंबा पौधा है। ये भी कैसा है, यहाँ पे लंबा पौधा है। ये भी कैसा है, यहाँ पे लंबा पौधा है। और अगर हम एक और ले लेते हैं ये, तो ये कैसा है, यहाँ पे बौना पौधा है। ठीक है, बौना पौधा है। तो ये जो यहाँ पे अंदर में ये एलिल्स हम शो कर रहे हैं, ये एलिल्स शो कर रहा है, तो ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। लेकिन ये जो हमको उसका बाहरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे उसका फिनोटाइप है, लक्षण प्रारूप, है ना। ये क्या है, जीन प्रारूप, और ये है लक्षण प्रारूप, है ना। तो जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो जो जीनोटाइप होता है उससे कंट्रोल होता है फिनोटाइप, लेकिन फिनोटाइप से कंट्रोल नहीं होता है जीनोटाइप। ठीक है, इससे कंट्रोल, ये इसको इफेक्ट कर सकता है अगर जीनोटाइप में कोई चेंजेस हुए। जैसे अगर मान लो कोई यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, ये किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, है ना, किसी कैरेक्टर को, मतलब लंबाई